हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं मुख्य रूप से जो 12th बायोलॉजी का लेसन नंबर 28 है, मानव जनन तंत्र, उसके मुख्य क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के जो क्वेश्चन दोस्तों, ये इस पार्ट के जितने भी जो वन लाइनर क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, सारे इसमें शामिल किए गए हैं। और इन क्वेश्चनों के लिए स्पेशल थैंक्स टू माय स्टूडेंट रेखा कुमारी। इसका बहुत ही अच्छा योगदान है इस क्वेश्चनों के लिए, तो उसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कर दो और चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा जनन पाया जाता है? तो मनुष्य में जो जनन होता है वह कौन सा होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा होता है? तो नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग अपन मानते हैं वृषण या टेस्टिस। थर्ड क्वेश्चन, वयस्क पुरुष में कितने वृषण पाए जाते हैं? तो वयस्क पुरुष में वृषण की संख्या एक जोड़ी या अपन कहते हैं 2 पाए जाते हैं। वृषण कोश की भित्ति के अंदर अरेखित पेशी तंतुओं से निर्मित उपत्वचीय स्तर क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है डाइटोस पेशी स्तर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, रेखित पेशी तंतुओं को उदर गुहा से जोड़ने वाली पेशी कौन सी होती है? तो वह होती है वृषणोत्कर्षण पेशी स्तर। पुरुषों में पाए जाने वाले वृषण की लंबाई, मोटाई और वजन कितना होता है? तो पुरुषों में जो टेस्टिकिया वृषण होते हैं उनकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, मोटाई 4 सेंटीमीटर और वजन 10 से 15 ग्राम तक होता है। वृषण पर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं वृषण खोल कहा जाता है। वृषण पर पाए जाने वाले आवरण के नाम बताइए। तो वृषण पर 2 आवरण, एक तो ट्यूनिका वेजाइनेलिस और एक होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। प्रत्येक वृषण में कितनी वृषण पालियां पाई जाती है? तो प्रत्येक वृषण में वृषण पालियां जो होती है वह 250 से 300 तक पाई जाती है। 10वां क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वृषण पाली में कितनी शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं? तो प्रत्येक वृषण पाली में 1 से 3 तक शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के भीतरी भाग में पाई जाने वाली सेल्स कौन सी है? तो प्रथम नरजनन कोशिका कह सकते हैं तथा द्वितीय होती है सर्टोली कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली कोशिका के द्वारा कौन से प्रोटीन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है? तो सर्टोली कोशिका के द्वारा इनहिबिन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है। इनहिबिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो यह शुक्राणु उत्पादन करने वाले एफएसएच हार्मोन की क्रिया का क्या करता है? नियमन करता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी भाग में कौन सी सेल पाई जाती है? शुक्र जनन जो नलिकाएं होती है ना, उसके बाहरी भाग में कौन सी सेल पाई जाती है? तो वह होती है अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका होती है। अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका का क्या कार्य होता है? तो यह एंड्रोजन या पूंजन जो हार्मोन्स होते हैं उनको सक्रिय करती है, यानी उनका अपन मान सकते हैं कि स्त्राव जो होता है वह भी इन्हीं के द्वारा माना जाता है। एंड्रोजन के द्वारा क्या किया जाता है? तो एंड्रोजन के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव को प्रेरित किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य होता है या हार्मोन क्या कार्य करता है?
तो यह पुरुषों में द्वितीय गौणलैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। वयस्क पुरुष में वृषण कहाँ पाए जाते हैं? वयस्क पुरुष में वृषण वृषण कोष में पाए जाते हैं। वृषण कोष का तापमान कितना होता है? तो वह 34.5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो पूरा देखोगे तो इस पार्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए खुद तो देख ही रहे, अपने यार दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए। इस पार्ट से पहले मैंने जो 29वां लेसन अंतःस्रावी ग्रंथियों का रासायनिक समन्वय वाला, उसके भी लगभग 380 छोटे क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवाए, यानी पूरे पार्ट का निचोड़ निकालेंगे। मैं अब जो भी क्वेश्चन उपलब्ध करवाऊंगा उसमें पूरे पार्ट का निचोड़ आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए चैनल से लगातार जुड़े रहिए। डेली आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिलने वाला है। तो देखिए 20वां क्वेश्चन, कई बार वृषण वृषणकोश में नहीं आ पाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उस अवस्था को कहते हैं गोपिक वृषणता। 21वां, नर जनन तंत्र में पाई जाने वाली अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है? तो नर जनन तंत्र में जो अधिवृषण होती है उसकी लंबाई होती है 6 मीटर। अधिवृषण या एपिडिडाइमिस की आकृति कैसी होती है? तो यह हिंदी में जो अर्धविराम लगाते हैं अपन कोमा के आकार के जैसी होती है। अधिवृषण के कुंडलन परस्पर किस ऊतक द्वारा चिपके रहते हैं? तो ये संयोजी ऊतक द्वारा चिपके रहते हैं। अधिवृषण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह नर युग्मक शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाना होता है। 25वां क्वेश्चन, शुक्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? तो वह 45 सेंटीमीटर होती है। पुरुष वीर्य के निर्माण में कौन सी ग्रंथियां सहायता करती है? तो इसमें एक तो शुक्राशय और एक प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट, शुक्राशय के द्वारा पुरुष वीर्य के कितने प्रतिशत भाग का निर्माण किया जाता है? तो इसमें अपन मानते हैं 60% भाग का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउपर ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काउपर ग्रंथि को कहते हैं बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट, सीसन या पेनिस के शीर्ष भाग पर पाया जाने वाला सीसन मूंड किससे निर्मित होता है? तो ये होता है कार्पस स्पंजियोसम। कार्पस स्पंजियोसम से निर्मित होता है। नेक्स्ट, सीसन मूंड भाग के ऊपर पाई जाने वाली त्वचा का आवरण क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सीसन मूंड अग्रछद या प्रीप्यूस कहलाता है। पुरुष सीसन का सख्त या कठोर होना किस पर डिपेंड करता है? तो यह रक्त परिसंचरण तंत्र पर निर्भर करता है। पुरुष सीसन की लंबाई कितनी होती है? तो 15 से 16 सेंटीमीटर मानी जाती है उत्तेजित अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां, सीसन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सीसन का मुख्य कार्य होता है मैथुन क्रिया के समय नर युग्मक शुक्राणुओं को मादा के योनि भाग में पहुंचाना। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जननांग कौन सा होता है? तो मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जननांग होता है अंडाशय। स्त्रियों में अंडाशय की आकृति कैसी होती है? तो ये बादाम के समान आकृति होती है। मादा में किस रंग के अंडाशय पाए जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? तो मादा में गहरे भूरे रंग के तो अंडाशय होते हैं और एक जोड़ी यानी कि संख्या में 2 पाए जाते हैं। अंडाशय की लंबाई तथा मोटाई कितनी होती है? तो अंडाशय की लंबाई तो 1.5 से 3 सेंटीमीटर और मोटाई 8 mm मानी जाती है। मादा में अंडाशय कहाँ स्थित होते हैं? तो ये वृक्क या किडनी के पीछे तथा श्रोणि क्षेत्र के मध्य में स्थित होते हैं।
अंडजनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो अंडजनन की प्रक्रिया होती है अंडाशय में। अंडाशय में कौन से हार्मोन का निर्माण होता है? तो वह होता है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। नारीत्व हार्मोन किसे कहते हैं? तो नारीत्व हार्मोन जो होता है वह कहा जाता है मुख्य रूप से एस्ट्रोजन को कहते हैं। आगे देखिए 42 क्वेश्चन, गर्भावधि हार्मोन किसे कहते हैं? ये गर्भावती लिखा है लेकिन गर्भावधि होगा। गर्भावधि हार्मोन किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। अंडाशय की आंतरिक संरचना कैसी होती है? तो सघन व ठोस होती है। अंडाशय की आंतरिक संरचना का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। अंडाशय की आंतरिक संरचना का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो वह मध्यांश या मेड्यूला कहलाता है। वल्कुट तथा मध्यांश का संयोजी ऊतकों से निर्मित भाग क्या कहलाता है? तो वह स्ट्रोमा भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया के पश्चात फटी हुई पुटक सेल से निर्मित संरचना कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है दोस्तों? कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। अंडवाहिनी का अंडाशय से जुड़ा हुआ अग्र कीपनुमा भाग क्या कहलाता है? तो वह इनफंडिबुलम या कीपक कहलाता है। किसकी सहायता से अंडाणु अंडवाहिनी में गति करता है? तो ये सीलिया और फेबुला की सहायता से, सीलिया फेबुला की सहायता से। अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं? नाम लिखिए। तो अंडवाहिनी के मुख्य 3 भाग होते हैं, कीपक, फैलोपियन भाग और एम्प्यूला भाग होता है, एम्प्यूला। अंडवाहिनी में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में निषेचन फैलोपियन भाग में होता है या फैलोपियन नलिका में होता है। अंडवाहिनी का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडवाहिनी का मुख्य कार्य होता है निषेचन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मादा जननतंत्र के गर्भाशय की आकृति कैसी होती है? तो यह नाशपाती के आकार की होती है। गर्भाशय की आंतरिक सतह पर पाया जाने वाला श्लेष्मी उपकला स्तर क्या कहलाता है? तो यह गर्भाशयी अंतः स्तर कहलाता है। निषेचन के पश्चात बनने वाला भ्रूण किसके द्वारा गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है? तो यह अप्रा या प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन 56, गर्भाशय का ऊपरी भाग जो त्रिकोना होता है क्या कहलाता है? तो उसे बोडी या काय कहते हैं। गर्भाशय का निचला संकरा भाग क्या कहलाता है? तो उसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वह होता है भ्रूण आरोपण करना, ये इसका मुख्य कार्य माना जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। पूरा पार्ट आपका क्लियर होने वाला है, तो ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, योनि की भित्ति सेल्स किसका संचय करती है? तो ये ग्लाइकोजन का संचय करती है। योनि भाग में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु पाया जाता है। लैक्टोबैसिलाई जीवाणु का क्या कार्य होता है? तो यह जीवाणु क्या करता है? योनि भाग को अम्लीय बनाता है, जिससे संक्रमण से क्या होती है? सुरक्षा होती है। अगला देखिए क्वेश्चन जो 62 नंबर का क्वेश्चन अपने, योनि द्वार पर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो वो होती है हाइमन झिल्ली पाई जाती है, जो प्रथम बार मादा के द्वारा निषेचन या मैथुन क्रिया के समय क्या होती है? टूट जाती है।
योनि का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह मैथुन क्रिया के समय नर युग्मक शुक्राणुओं को ग्रहण करती है। भग या क्लाइटोरिस किसे कहा जाता है? तो भग या क्लाइटोरिस मादा जननतंत्र के सभी बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से भग कहा जाता है। मादा जनन में नर जननतंत्र के सीसन के समजात कौन सा अंग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है बगशेप। बार्थोलिन ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? तो सेम के आकार की होती है, सेम। मादा में स्तनों की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी यानी कि 2 होते हैं। स्तन ग्रंथि में भीतर संयोजी ऊतक कितनी कोष्ठीय पालियों से निर्मित होता है? तो 15 से 20 पालियों से निर्मित होता है। स्तन का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो निप्पल या चुच्चुक कहलाता है। मादा में स्तन ग्रंथियों में वृद्धि व कार्य का नियंत्रण कौन से हार्मोन करते हैं? तो इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन देखो, एक तो होता है सोमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन। ये हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। आगे देखिए 71 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो स्तन ग्रंथि यहाँ पर मानते हैं कि मादा के द्वारा जब प्रसव की क्रिया हो जाती है तो उसके पश्चात दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध का स्त्राव किया जाता है, जिससे जो उस नवजात शिशु होता है उसको क्या मिलता है? पोषण प्राप्त होता है। तो स्तन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होगा? दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध का स्त्राव करके शिशु को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट 72, स्तन ग्रंथियों से स्त्रावित प्रथम दुग्ध को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम, या सामान्य भाषा में अपन लोकल भाषा में कहते हैं खीस। कोलेस्ट्रम या खीस जो प्रथम दुग्ध होता है प्रसव के पश्चात स्तन ग्रंथियों से स्त्रावित, जो कि काफ़ी पोषक तत्व युक्त माना जाता है और इसे शिशु को जरूर पिलाना चाहिए। मानव में यौनारंभ किसे कहते हैं? तो मानव में नर व मादा के अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होना यौनारंभ कहलाता है। स्त्रियों में यौनारंभ कब आता है? तो स्त्रियों में अपने को पता है पुरुषों की तुलना में पहले आता है यौनारंभ, जिसकी उम्र 12 से 13 वर्ष मानी जाती है। पुरुषों में यौनारंभ कब आता है? तो 14 से 15 वर्ष की आयु में यौनारंभ माना जाता है, जिसमें द्वितीय गौणलैंगिक लक्षणों का विकास होता है। तो ये 75 जो क्वेश्चन है ये इस पार्ट से रिलेटेड लिए गए हैं, और इन पार्टों के द्वारा या इन पार्ट के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वह इन्हीं में क्लियर हो रहे हैं। इसलिए अगर आपके 75 क्वेश्चन क्लियर है तो ये मानते हुए चलिए कि आपका पार्ट क्लियर है। ऐसे ही आपको आगे भी वीडियो में उपलब्ध करवाता रहूँगा, तो डेली चैनल से जुड़े रहिए, खुद वीडियो देखिए, अपने यार दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो से संबंधित कोई भी बात, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।